मौखिक सूचना संचार के बाद हम पहुंचे थे लिखित सूचना संचार की पद्धति। लिखित सूचना संचार का भी बहुत विकास हुआ है। कोई भी चित्र कोई भी सूचना है वो लिख कर लोगों के साथ पास पहुंचाई जाए, जिसके तरह हस्तप्रत है, आपकी किताब है, बोर्ड पर लिख कर टीचर समझाते हैं, विज्ञापन पत्र है, न्यूज़पेपर है, कोई पुस्तिका है, कोई मार्गदर्शक है, कोई कहानी की बुक है, पुराने अशोक के आपने एसएस में देखे होंगे ताम्रपत्र है या लिपियाँ है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा पुराना इतिहास क्या होगा। इस तरह से लिखित सूचना संचार की पद्धति की भी बहुत उपयोगी है। उसके लाभ हम देखेंगे तो स्थान या काल के बंधन के बिना इस पद्धति का उपयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि किताब कहीं भी आप पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कोई स्थान पर व्यक्ति या कोई सामने वाला कोई मुझे आप स्वयं किताब लेकर बैठ जाओ, लिखित सूचना कहीं भी पढ़ सकते हो आराम से। सूचना संचार की इस पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग और निःशुल्क तो नहीं रहता, पर इतना खर्चीला भी नहीं है। मौखिक सूचना संचार खर्चीली, उतनी लिखित खर्चीली नहीं, क्योंकि इसका खर्च बहुत कम होता है। सूचना क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, इसलिए उसको आराम से कभी भी सुरक्षित भी रख सकते हैं। सूचना की योग्य क्रमबद्ध सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से उसको जोड़ना संभव रहता है। लिखित सूचना अब उसको क्रम व्यवस्थित होता है, इसलिए आराम से उसको समझा भी जाता है। कानूनी रूप से उसे अधिकृत माना जाता है, क्योंकि वो लिखित सूचना संचार की पद्धति है। कानून ने भी उसको मोहर दी है। लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय में उपलब्ध सूचना की प्रस्तुति विषय गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किया जा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण उसमें सुधार कर सजाकर प्रभावशाली क्षति रहित बनाया जा सकता है। तो पर्याप्त समय के अंदर सूचना लिखकर आप समझा सकते हो गंभीरता के से, और साथ में उसमें सुधार करना हो तो बाद में उसको सुधार भी आप कर सकते हो। जैसे बोर्ड पर कुछ समझाया, कुछ लिखा है तो उसको सुधार कर भी आप समझा सकते हो। यह पद्धति व्यक्ति या चयन करके उसे दायित्व सौंपा जाता है। कोई भी व्यक्ति योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है तो वह व्यक्ति बहुत ही होशियार और व्यवस्थित होता है, इसलिए उसको सब मालूम रहता है कि कौन से मुद्दे पर कहाँ क्षति रहती है, क्योंकि वो बहुत ही जानकार व्यक्ति होता है, उसी विशेषज्ञ होता है, उसी व्यक्ति को चुना जाता है, उसी व्यक्ति को किताब है या स्टोरी है या यह पत्र है ऐसा दिया जाता है। जैसे पत्र बनाने के लिए जर्नलिस्ट व्यक्ति को सौंपा जाएगा, किताब बनाने के लिए बहुत बड़े व्यक्ति जो वर्षों से सवाल पर रिसर्च कर रहे होंगे ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाएगा। इसी तरह से सबको काम सौंपा जाता है, जिससे कार्य क्षति बहुत कम रहे। यदि पद्धति संबंधी संस्था की सूचना संचार की प्रक्रिया एक सूत्रता रहती है और लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था एक अलग छाप खड़ी रहती है। तो ऐसी लिखित सूचना संचार से संस्था भी एक छाप भी अलग पड़ती है लोगों के सामने। अब उसकी हानि क्या है? तो सूचना में लिखित अभिव्यक्ति कम से कम कागज़ कलम जैसे उपकरणों आवश्यकता होनी चाहिए, जिसके बिना वो संभव नहीं, इसलिए खर्चीली। कागज़ कलम चाहिए, उसके बिना वो खर्चीली है। आधुनिक लिखित संचार में साधनों और यंत्रों की आवश्यकता होने से उसे खर्चीली एवं देखरेख संबंधित दायित्व का प्रादुर्भाव है। खर्चीली भी और उसका देखरेख भी करनी पड़ती है, बार बार उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। लिखित पद्धति में विचार और आयोजन प्रस्तुतिकरण मानव घंटे पहले से इसमें बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद उसमें लिखा जाता है, इसलिए समय का बहुत व्यय होता है। यह पद्धति प्रत्यक्ष नहीं परंतु परोक्ष है, क्योंकि व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। देखो ये किताब बनाने वाला व्यक्ति है वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो परोक्ष रूप से सूचना प्राप्त होती है, और परोक्ष रूप से प्राप्त सूचना में प्रतिभाव भी विलंब से मिलता है। उत्तर सामने वाले व्यक्ति को समझ में आके नहीं कोई पता चलता नहीं है। यह सफलतापूर्वक पूर्ण प्रश्न उपस्थित हो सकते नहीं है। इसमें व्यक्ति को समझ में आया तो वो प्रश्न किसी को पूछ सकता नहीं है कि कौन सा मुद्दा क्या है। फिर समझ, भाषा और प्रस्तुतिकरण की पकड़ सचोटता सफलतापूर्वक ना हुआ हो तो व्यक्ति समझ सकता नहीं है। और संदेश व्यवहार पत्र द्वारा होने के कारण अधिक खर्चीली है, और अनपढ़ व्यक्ति भी इस सूचना को पढ़ सकता नहीं, क्योंकि वो लिख सकता नहीं। लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों पर अक्षर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लिखित सूचना संचार की पद्धति का यहाँ पर पूरा हुआ। अब देखेंगे लेसन नंबर 2, प्रभावशाली पत्र व्यवहार और उसकी विभिन्न शैलियाँ। तो इसका मैं सिर्फ आपको प्रस्तावना समझा रही हूँ, क्योंकि शायद हमने ये हमने मुद्दा लिया हुआ नहीं है। पत्र व्यवहार, उसके लक्षण और कैसी होनी चाहिए, ये हमने नहीं लिया हुआ है।
सिर्फ आपको समझाने के लिए पत्र कैसा होना चाहिए और उसकी लाक्षणिकता क्या है कि पत्र में सूचना संचार योग्य भाषा सरल होनी चाहिए, उसके अंदर मुद्दे व्यवस्थित होने चाहिए। पत्र का इतिहास अति प्राचीन है। वर्षों पहले कबूतर द्वारा संदेशा भेजा जाता था, फिर उसको राजाओं के द्वारा गोपनीय रखा जाता, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए दूत का उपयोग किया जाता था। उसके बाद ताम्रपत्रों का कागज़ पर पत्तों पर सूचना लिखकर पानी में बहाकर भेजी जाती थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से पहले सूचना का आदान प्रदान होता था। उसके बाद लिखित पद्धति का उपयोग, पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है, लिफाफे है आजकल, और आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है व्हाट्सएप और ईमेल। तो इस तरह से सूचना का आदान प्रदान होता है। सूचना का आदान प्रदान व्यवसाय में बहुत ही महत्व का है, क्योंकि व्यवसाय में अगर सूचना का आदान प्रदान नहीं होता हो तो माल संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। माल हमें खरीदना है, बेचना है, उसके ऑर्डर देने पड़ते हैं, और कई बार सामने वाला व्यक्ति ऑर्डर कैंसिल कर देता है, हमें नुकसान होता है और हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होगा तो हम अपना नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रमाण के रूप में भी पत्र बहुत उपयोगी। तो पत्र का महत्व आज भी उतना ही रहा है, पत्र का महत्व घटा नहीं है। पत्र के अंदर क्या लाक्षणिकता होनी चाहिए, तो पत्र के अंदर की लाक्षणिकता यहाँ पर कि भाई पत्र का प्रकार कैसा होना चाहिए, उसका पत्र व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, उसका महत्व क्या है, आप किस विषय में पत्र लिखने वाले हो। पत्र की दो अलग अलग पद्धतियाँ है, फुल्ली ब्लॉक पद्धति और मॉडिफाई, ये दोनों पद्धति मैंने आपको बताई हुई है, बराबर। ये हम देखेंगे कल लेसन नंबर 2 की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे नए लेसन पर।